नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 से मोदी गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी की नई सियासत जंग शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी और राहुल की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने के काम में लग चुके हैं। मोदी की गारंटी के बाद कांग्रेस की ओर से राहुल की गारंटी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राहुल की गारंटी के तहत कांग्रेस की सरकार बनाने पर देश के 30 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार, पहली नौकरी की पक्की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, स्टार्टअप फंडिंग के लिए कांग्रेस की ओर से 5,000 करोड़ रुपए के कोष बनाने की गारंटी की गई है। कांग्रेस की ओर से मोदी की हवाई बातें बताई जा रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि मोदी की गारंटी के सामने राहुल की गारंटी पर जनता विश्वास नहीं करेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही भाजपा कांग्रेस ने जनता के सामने सरकार बनाने पर तमाम कार्यों को पूरा करने का दावा किया है। इसी के तहत लोकसभा चुनाव में मोदी गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी की नई सियासी जंग शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी और राहुल की गारंटी को जन जन तक पहुँचाने के काम में भी लग चुके हैं। मोदी की गारंटी के बाद कांग्रेस की ओर से राहुल की गारंटी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं आम जनता का कहना है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों की ओर से लोक लुभावनी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सभी घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरती हैं। मुझे ये लगता है चुनावी माहौल देख के ये गारंटियां बांटी जा रही हैं, अर्थात चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी कहीं भी पार्टी दिखाई नहीं देगी। तो ये गारंटी अब पूरी होगी लगता है आपको? ऐसा मुझे नहीं लगता। जो मोदी जी गारंटी बता रहे हैं वो गारंटी पूर्व में उन्होंने पूरी करी? मोदी जी से फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि मोदी जी कुछ गारंटियां पूरी करेंगे, लेकिन सारी गारंटियां कोई भी नहीं पूरी करता। इसमें गारंटी तो जो पहले थी उस गारंटी से भी है ना समाप्त हो चुके हैं। जो आदमी गरीब था, तबके का था, है ना, अपनी रोजी रोटी कमा लेता था, उससे भी है ना आदमी रोजी रोटी कमाने के बावजूद भी स्वस्थ नहीं है अपने घर में और परेशान है, महंगाई ज़्यादा लगा चुके। आपको बता दें कि राहुल की गारंटी के तहत कांग्रेस की सरकार बनने पर देश के 30 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार, पहली नौकरी की पक्की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, स्टार्टअप फंडिंग के लिए कांग्रेस की ओर से 5,000 करोड़ रुपए के कोष बनाने की गारंटी दी गई है। वहीं भाजपा की ओर से मोदी की गारंटी के तहत पक्का घर, हर घर में नल से जल, गैर कनेक्शन जैसे तमाम कार्य मोदी की गारंटी है। भाजपा का दावा है कि जहां दूसरे दलों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि मोदी की गारंटी हवाई है। सत्ता में आने से पहले बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने की भी गारंटी भाजपा ने दी थी। जनता के मन में मोदी है, मोदी के दिल में जनता है। मोदी जी की हर बात पर जनता विश्वास करती है, अपना समर्थन और आशीर्वाद देती है। पिछले 60 साल के जो कांग्रेस के कारनामे हैं, उससे कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता में पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जनता उनकी किसी गारंटी को मानती नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये केवल बोलते हैं। देखिए, गारंटियों की तो कोई वैल्यू है नहीं। गारंटी देने के लिए तो कुछ भी ये लोग गारंटी देते हैं, मगर फिर बाद में जब ये सरकार बनाते हैं तो ये सारी अपनी गारंटियां भूल जाते हैं। आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुद्दे थे उन पे गारंटियां दी, मगर कुछ नहीं। करप्शन वैसे, भ्रष्टाचार वैसे का वैसा ही चल रहा है और नौकरियां नहीं मिल रही। इन्होंने बहुत उस समय गारंटी दी कि नौकरियां देंगे, 1,00,000 1,50,000 युवकों को नौकरियां देंगे, मगर कोई नौकरियां मिली। तो गारंटी उसी प्रकार से कांग्रेस भी अपनी गारंटी देती रहती है। और इतने साल से आप लगाइए कि 22-23 साल से सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, यही भाजपा है और यही कांग्रेस है और यही गारंटियां दी जा रही हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी की नई सियासी जंग शुरू हो गई है। सवाल ये है कि आखिर किसकी गारंटी में कितना दम है और क्या राहुल की गारंटी 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बना पाने में कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें पुलिस के मुताबिक 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बारात को लेकर जा रही बस पर हाईटेंशन तार गिरने से हादसा हो गया, जिसमें शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई।
मर्दाहा थाना क्षेत्र के महाहर धाम को जाने वाली सड़क पर जा रही बस में हाईटेंशन बिजली का तार गिर गया। देखते ही देखते बस धू कर जलने लगी, जिसके चलते बस में सवार लोग जिंदा जल गए। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन? में सोमवार का दिन मौत का पैगाम लेकर आया। एक यात्री बस में करंट उतरने के बाद भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार को छू जाने से बस में भीषण आग लग गई। आग लगते ही बस धू कर जलने लगी। आग की चपेट में कई यात्री आ गए, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक शहर के मर्दा क्षेत्र के महाहर धाम के पास एक मिनी बस में हाईटेंशन तार के छू जाने से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। आग इतनी भयावह थी कि कोई भी इसे बुझाने के लिए बस के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जलती बस के अंदर कई यात्री फंस गए। अभी स्थिति को स्पष्ट किया जा रहा है। अभी तक एक मृतका की केवल पहचान हो पाई है। बाकी क्योंकि अभी जहां से बारात आई थी उन लोगों से अभी वार्ता नहीं हो पाई है, लेकिन एक दुखद हादसा है और इसमें सभी डेड बॉडी अब मोर्चरी चली गई है और जो अग्रेतर कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। सर, बस में कितने लोग सवार रहेंगे, कुछ अनुमान? जो बताया जा रहा है वो करीब, क्योंकि ये 40 सीटर बस है तो 35-40 के बीच में अनुमान है कि लोग रहे हैं इस बस में, महिला पुरुष बच्चे जो भी हैं। लेकिन जो अभी यहाँ पे कैजुअलिटी है वो 5 है। सर, रेस्क्यू पूरा कर लिया? हाँ, इस समय आग बुझा दी गई है, सभी डेड बॉडी मोर्चरी चली गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव कार्यक्रम शुरू किया। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के हताहत होने की भी आशंका है। घटना पर हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है। बस में सवार लोगों के अनुसार बस मऊ से बारात लेकर मर्दा के महाहर धाम जा रही थी। बस कच्चे रास्ते से होकर जा रही थी और उसमें 30 से ज्यादा लोग सवार थे। इसी बीच बस पर बिजली का तार छू गया और आग लग गई। लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन बच्चे और महिलाएं बस में ही फंस गए। हादसे में पीड़ित मीरा नाम की महिला के मुताबिक बस में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। उनमें से काफी लोगों की मौत हो गई। मीरा ने रोते हुए बताया कि वे बारात लेकर गाजीपुर से महारे जा रहे थे। रास्ते में जाते समय बस में अचानक आग लग गई, जिसमें 50 से ज्यादा लोग झुलस गए। बारात जा रही थी महारे। अच्छा, महारे के रोड पे पुलिस नहीं जाने दी। वहाँ से वापस आई बारात तो नहर का सड़क पकड़ के जाने लगी। नहर की सड़क के साथ वहाँ पे लाइन थी। अब तो कभी डराते नहीं है। तो कितने लोग थे बस में? बस में 50 लोग से कम नहीं थे। अच्छा, बारात लेकर जा रहे थे? बारात लेके जा रहे किसका शादी था? हमारी ननद की लड़की की शादी थी। अच्छा, महिला की शादी थी? हाँ। अच्छा, मंदिर जा रहे थे आप लोग? मंदिर जा रहे थे। अच्छा, मंदिर जा रहे थे। वहीं घटना का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर बस हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया कि वो तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। जिला प्रशासन घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करे और राहत बचाव कार्य में तेजी लाए। सीएम ने हादसे में मृतकों के प्रति संवेदना जाहिर की। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख और घायलों के इलाज के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही से एक साथ इतने लोग मौत के मुंह में समा गए? आखिर हाईटेंशन लाइन की चपेट में बस कैसे आ गई? ये सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में मंडल पूजा का समारोह विधि पूर्वक आज संपन्न हो गया। गौरतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह खत्म होने के बाद 23 जनवरी से मंदिर में विशेष मंडल पूजा की शुरुआत हुई थी। 23 जनवरी से लेकर पूरे 48 दिनों तक यह पूजा का आयोजन हुआ। 48 दिनों तक चलने वाली इस विशेष पूजा प्रक्रिया का मंडल पूजा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत भगवान रामलला के उत्सव प्रतिमा के साथ साथ विराजमान रामलला की प्रतिमा को 1000 तांबे के कलश से पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया गया, जिसमें सरयू और गंगा नदी का जल भी शामिल है। इसके साथ ही भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर में चल रही मंडला पूजा रविवार को खत्म हुई। पूजा 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन यानी 23 जनवरी को शुरू हुई थी। प्रातः सुबह सुबह मंडल डाला है और 1000 कलश रखकर वहाँ सरजू जैसे गंगा सभी तीर्थ को डाल के अभिमंत्रण किया गया है और भगवान का जो बाल रामलला का प्रतिमा है वहाँ भी न्यास करके सहस्र कलशों से अभिषेक हो चुका है
और 56 भोग हो चुका है। मंडला पूजा 48 दिन तक चलती है। इस दौरान कई अनुष्ठान किए गए। अंतिम दिन रामलला के अभिषेक समारोह के लिए गंगा और सरयू समेत पवित्र नदियों के पानी से भरे 1008 कलश का इस्तेमाल किया गया। अंतिम दिन के अवसर पर 1008 कलशों द्वारा, उनमें भी तकरीब 250 मतलब 250 कलश पंचामृत के कलश से भगवान रामलला जी का अभिषेचन करके और तत्पश्चात अनेक प्रकार के औषधीय गुणों से परिपूरित, औषधीय कषायों से परिपूरित कलशों का अभिषेचन। अंत में जो बड़ा कलश, जिसे ब्रह्म कलश कहते हैं शास्त्र की भाषा में, या बृहद कलश कहते हैं, या कुंभ कहते हैं, उस कुंभ का अभिषेक, कुंभाभिषेक करके यह मंडलोत्सव का समापन आज किया जा रहा है। मंडला पूजा खत्म होने के बाद रविवार शाम तक संगीत समारोह हुआ। समारोह में कई तरह के नृत्य और गायन हुए। विकसित भारत के अपने नजरिए को कैनवस पर उतारने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में कलाकार नई दिल्ली के पुराना किला में पहुंचे। पुराना किला में एक दिन का कला शिविर लगाया गया था। शिविर में चारकोल स्केचिंग से लेकर ऑयल पेंटिंग के जरिए कलाकारों ने अपने हुनर दिखाए। ऐतिहासिक विरासत के हरे भरे लॉन के एक कोने में सुबह से कलात्मक गतिविधियां शुरू हो गईं। देशी विदेशी सैलानी भी शिविर का लुत्फ उठाने पहुंचे। आज विकसित भारत पे विकसित भारत एम्बेसडर आर्ट वर्कशॉप, लगभग 12,570 आर्टिस्टों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया और लगभग 1,13,000 आर्टिस्ट वर्चुअली देश भर से ज्वाइन हुए। तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्लेटफॉर्म के नीचे, विकसित भारत एम्बेसडर के संकल्प के नीचे इतने लाखों आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। और एक ही सपना है कि नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है, उसको हम सब लोग अपने आर्ट के साथ पूरा करेंगे। ये कार्यक्रम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और ललित कला अकादमी ने मिलकर आयोजित किया था। इसमें पेशेवर कलाकारों के अलावा फाइन आर्ट के छात्रों ने भी भागीदारी की। इसमें हमने यही कि नारी शक्ति को दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जितने भी अभी मोदी ने काम में जो चल रहा है, अभी उनका जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें ये भी उसका एक पार्ट है। तो इसमें जैसे कृषि प्रधान जैसे है ना, पंचायती राज को मैंने इसको जैसे कृषि के थ्रू दिखाया है, और इसमें जैसे 3 तलाक को उन्होंने किया था क्लियर, तो मॉमडेंस को दिखाया है यहाँ पर, और इसी तरह से पूरा एक कंबाइंड ग्रुप दिखाया है। मैम ये पेंटिंग मैंने विकसित भारत पे बनाई है, जिसमें मैंने अब्दुल कलाम को दिखाया है कि उनने कैसे अपने देश के विकसित किया और ये मिसाइल को उनने इन्वेंट किया था, तो वो दिखाया है मैंने इस पेंटिंग में। कैसे बनी है ये पेंटिंग और कितना समय लगा? ये मैंने एक्रेलिक कलर से बनाई हुई है। इसमें थोड़ा मैंने वाटर कलर इफेक्ट दिया है और इस पेंटिंग को बनाने में 3 से 4 घंटे लगे। सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने कहा कि ये कलाकार विकसित भारत के एम्बेसडर होंगे। कलाकार अपनी कल्पना के मुताबिक विकसित भारत की तस्वीर पेश करेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर रीवा में एक अनोखा रिकॉर्ड बना। रीवा में विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा बनाया गया। यह रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यह विशाल नगाड़ा 12 मार्च को अयोध्या राम मंदिर को समर्पित किया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय नगाड़ा महाशिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लोगों को दिखाया गया। इस नगाड़े की विशेषता ये है कि अभी तक विश्व में इससे बड़ा नगाड़ा नहीं बना है। इस नगाड़े की जो साइज है 12 बाई 12 की है। लगभग उसका ऊपर का व्यास 384 इंच का है। वजन लगभग 1100 किलो है। पिछली वर्ष लगभग 5100 किलो खिचड़ी बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। इसी कड़ी में इस बार जब प्रभु रामलला जी के मंदिर के स्थापना की घोषणा हुई, तो समिति के सदस्यों के मन में विचार आया कि कुछ नया किया जाए, और वहीं से ये प्रेरणा जन्म हुई कि हम जो है नगाड़ा बना करके जो है प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित करेंगे। इस नगाड़े को तैयार करने में 3 महीने लगे। 12 मार्च को इसे अयोध्या के राम मंदिर में पहुंचा दिया जाएगा। तीसरी स्नो मैराथन 2024 रविवार को हिमाचल प्रदेश के मनाली में जना वाटरफॉल ट्रेल पर आयोजित हुई। स्नो मैराथन में चुनौतियां भरपूर होंगी। आखिरी मिनट में दौड़ का रूट बदलना पड़ा था। देखिए इस रिपोर्ट में।
कुदरत की चुनौतियों के बीच स्नो मैराथन 2024 के प्रतिभागियों ने हिमाचल प्रदेश के सिस्सू में शानदार जज्बा दिखाया। पहाड़ टूटने की वजह से अंतिम समय में स्नो मैराथन का रास्ता बदल दिया गया था। मैराथन से पहले प्रतिभागियों ने अपनी रेस भी देखते हैं कल क्या कैसा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा वो। So we tried our level best to cut across the Atal Tunnel. Old Rohtang Road, which was again not feasible. So this was I had many trails here in mind. Hamta Trail was one, Jana Trail was one. So we went on both these. And I chose the Jana Waterfalls trail primarily because we had snow on it for almost 70 to 80% of the time. मेरा नाम एस एल यादव है और मैं इंडियन नेवी से हूँ और मैं फुल मैराथन दौड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये मेरा पहला इवेंट है स्नो मैराथन का, जिसे मैं अच्छा एंजॉयमेंट के साथ वो करना चाहता हूँ फिनिश, ठीक है। और अच्छा और लोगों को वो बोलना चाहता हूँ कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और आने वाले उसमें इवेंट में, जिससे कि लोगों को अंदर स्पोर्ट्स का जागरूकता पैदा हो। तो 3 दिन पहले तक तो बहुत स्नोफॉल हो रही थी, रास्ते बंद थे, लाहौल के रास्ते बंद हो गए, अटल टनल was closed. Now from last 2-3 days it's sunny, weather looks to be good. We are fully excited for the snow marathon and अच्छा लगा तो हमारे और बंगाल से और पार्टिसिपेंट्स आएंगे नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली। तो आपका ये पहला इवेंट है? यस। तो कैसा प्रिपेयर किया खुद को आपने? सी रनिंग तो हम लोग करते हैं प्लेन्स पे बहुत, बट स्नो में रनिंग कभी किया नहीं है। सो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए एंड एक्लिमेटाइज करने के लिए हम लोग 2-3 दिन पहले आ गए थे एंड वी हैव बीन रोमिंग अराउंड मनाली एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और बाकी रन को हम लोग इजी लेंगे एंड विल एंजॉय द रन। स्नो मैराथन में हिस्सा लेने के लिए गोवा से 9 साल का बच्चा एथन भी आया था। एथन में मैराथन दौड़ने का जज्बा 7वें आसमान पर था। I'm running in the 5K category. So how well prepared are you for the run? Yeah, I am ready. I am. You are the youngest one here, so what do you expect? How do you see it? I feel a little scared that I उसको साउंड पे बैठा दो। make it, but I have hope that I will. बेशक 2024 का स्नो मैराथन तय योजना के अनुसार ना हुआ हो, लेकिन प्रतिभागियों और आयोजकों के जज्बे ने शानदार मिसाल पेश की। बिहार में हाथी पांव बीमारी से जूझ रहे मरीज इलाज में जरूरी मदद न मिलने से परेशान हैं। बेहतर सुविधाओं की आस लगाए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के गोपालगंज जिले के शेरगांव के रहने वाले राम सागर भरत फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना देखने वाले नौजवानों में शामिल थे, लेकिन लिम्फेडेमा यानी हाथी पांव की बीमारी ने उनके इस सपने को तोड़ दिया। 40 साल बाद वे इस बीमारी के असर से जूझ रहे हैं। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। हमारा 20 वर्ष का उम्र था तब से है। तकलीफ तो इतना होती है कि चलना फिरना मुश्किल है, और जब इसमें थोड़ा सा भी खर्च लग जाएगा तो 102 बुखार 3 बुखार हो जाएगा, 8 दिन बेहोश रहेंगे, बेडे पर लेटिंग फेटिंग सब कुछ होगा। हालांकि सिर्फ ये भरत की कहानी ही नहीं है। गोपालगंज के साथ साथ पड़ोसी जिले मुजफ्फरपुर में मीसा कोसर जैसी मरीजों को भी सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक और मानसिक तौर पर भी बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। दिक्कत बहुत है कि घर भी देखता है कि गरीब आदमी बीमारी के पाई के बहुत लाचार है, बहुत कर्जा है, अभी तक कर्जा नहीं सधे है। 2 लाख 1.5 लाख रुपया से कर्ज में लगा दिए, बाकी अभी कर्ज नहीं सधे। इस समूह में 20 वाला में जो जुटे हुए हैं वो में से लेकर के 1 लाख रुपया लगाए हैं, तब भी ठीक नहीं हुआ है। लिम्फेडेमा परजीवी रोग है
और राउंड वर्म पैरासाइट की वजह से होता है। इसमें मरीज के अंग फूलकर काफी मोटे हो जाते हैं, इसलिए इसे आम भाषा में हाथी पांव की बीमारी कहा जाता है। बिहार में इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों की संख्या ज्यादा है। भारत इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है। इसके लिए हम लोग में है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। ये हमें नहीं पता कि किसको मच्छर काटा है, किसको नहीं काटा है, लेकिन जब हमारी प्रोग्राम कोई गवर्नमेंट की आती है कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम लोग सभी लोग को जागरूक करते हैं कि आप सभी दवा को खा लें। कोई भी दवा को अगर हमने लिया प्रोग्राम के अंतर्गत MDA IDA का दवा अगर हमने खा लिया है तो फिर हमारी वहाँ पे जो भी है वर्म्स है ये आपका मर जाएगा। फिर हमारा जो आगे का डेवलपमेंट है, जो प्रॉब्लम होगा आगे चल के, ये नहीं हो पाएगा। हाथी पांव बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद की तुरंत जरूरत है। केंद्र सरकार की तरफ से मरीजों को हर महीने दी जाने वाली 400 रुपए की रकम उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। जिनको ज़्यादा है उनको आराम नहीं हो रहा है, उनको बेटा बेटी हो पुतोह हो वो सब पकड़ के ले जाते हैं कि चलो लैट्रिन में बाथरूम में सब स्नान कराने के लिए हर चीज़ का दिक्कत है। तो वो लोग के लिए कुर्सी हो या चलने वाला लाठी हो, 1000-1500 का सहयोग हो कि कहीं बैठ करके अपना दौरी दुकान भी कर करके अपना पेट पाल सकते हैं। हालात से परेशान हाथी पांव के इन मरीजों ने बेहतर भविष्य की उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। वे आस लगाए हैं कि जल्द ही उन्हें जरूरी मदद मिलेगी, उनकी मुश्किलें कम होंगी और वे सिर उठाकर बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। राजस्थान में जयपुर के MN खान ने अपने भाई के साथ मिलकर पराली जैसे खेती के अवशेषों से कागज बनाने का तरीका खोजा है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में जयपुर के MN खान ने अपने भाई के साथ मिलकर पराली जैसे खेती के अवशेषों से कागज बनाने का तरीका खोजा है। भाई बहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पराली जलाना वायु प्रदूषण की मुख्य वजहों में से एक है। तो ये समस्या नज़र आती थी कि पराली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है समाज के लिए और सब चीज़ों में। तो मैंने इसका विचार मेरे भाई से शेयर किया। वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रहा था, तो वो बोलता है ठीक है मैं इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। एंड देन उसने रिसर्च करी। रिसर्च के बाद उसने ये देखा कि इससे बहुत कुछ बनाया जा सकता है, पेपर्स, बोर्ड्स, फैब्रिक और वीगन लेदर, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो इसलिए सबसे पहले उसने हमने मिलकर पेपर बनाया। MN धान के अवशेष जमा करती हैं, घोल तैयार करने के लिए उनसे सेल्यूलोज निकालती हैं, फिर फ्रेम करके घोल से कागज बनाती हैं। मतलब इंडस्ट्रीज में बहुत सारा इसका यूज़ किया जा सकता है, पैकेजिंग में। और बाकी पॉल्यूशन को ये मतलब पॉल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है और किसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें सहायता होगी। और सपोर्ट तो मतलब फैमिली और बाकी सबका बहुत इसमें सपोर्ट मिल रहा है, तभी ये अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट है पेपर। आंकड़ों के मुताबिक धान की कटाई के बाद पूरे देश में करीब 2 करोड़ टन पराली जलाई जाती है। भाई बहनों की खोज पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।